Assalamu alaikum students. Can you hear me? स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमें लेटर लिखना था। तो लेटर का जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ लेटर डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो, तो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेटर था कैन एनीवन एक्सप्लेन? लेटर हेड। पहला लेटर हमारा कंपोनेंट था लेटर हेड स्टेशनरी, यानी हम अपना लेटर को लेटर हेड पे लिखेंगे। तो पेपर में तो हमारे पास लेटर हेड नहीं है, तो हम इस कंपोनेंट को छोड़ेंगे। द नेक्स्ट कंपोनेंट वाज लेटर रेफरेंस। लेटर रेफरेंस नंबर। तो लेटर रेफरेंस नंबर आप लोगों ने लिख रखा होगा। ये मैंने लेटर के कंपोनेंट्स भी शेयर कर दिए आपके साथ। तो सेकंड था हमारा लेटर रेफरेंस नंबर। लेटर रेफरेंस नंबर हमने लिख रखा होगा। क्या लिखा आपने जीशान? सर सबसे पहले मैंने एक इंग्लिश का वर्ड लिखा है, मतलब उसमें कोई भी लेटर लिख दिया है मैंने। ओके। देन देन सर मैंने उसमें डेट मेंशन की है। जिस दिन मैं लेटर लिखूंगा उस दिन की डेट लिख दी है सर, ओके। विदाउट। उसके बाद ओके। सर लास्ट में BA1 लिख दिया है सर। ओके। लेटर नंबर दे दिया। अब्दुल रहमान, डिड यू राइट समथिंग? नो। फराज, डिड यू राइट समथिंग? यस सर। सर मैंने पहला अल्फाबेट सी कैपिटल में लिख के उसके बाद करंट डेट और डैश के बाद मैंने वन एक एज रेफरेंस नंबर अपना दे दिया। एक्सीलेंट। जैसे जीशान ने बोला उसने कोई अल्फाबेट लिखा, कोई अल्फाबेट लिख सकते हैं, बट फराज हैज बेटर अप्रोच। उसने सी लिखा। सी स्टैंड्स फॉर कस्टमर। फिर उसके बाद डेट लिखा 22/09, आज का डेट 04-1 या -2 या -3। तो इसको सी से एब्रीविएट कर देंगे। सी स्टैंड्स फॉर द कस्टमर। आप कस्टमर को लेटर लिख रहे थे, अगर किसी सप्लायर को लिख रहे होते तो एस लिखते, अगर बैंक को लिख रहे होते तो बी लिखते। आप कोई सा भी अल्फाबेट लिखेंगे गलत नहीं होगा, बट सी वुड बी द बेटर चॉइस, इनफैक्ट बेस्ट चॉइस। सो आप लोग ने लिख रखा होगा, नहीं लिखा तो अब लिख लीजिए। रेफरेंस नंबर होगा C-2209
04-1234 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई बिलीव आप लोगों ने करेक्ट कर दिया होगा। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है रिसीवर्स डिटेल। तो सबसे पहले रिसीवर का नाम लिखते हैं। क्या लिखा आप लोगों ने? इकरा यू प्लीज। रिसीवर डिटेल में क्या लिखा? नो। सर जैसे आपने रेफरेंस में बोला था कि हमारा कस्टमर जो है साउथ अफ्रीका में है, तो मैंने साउथ अफ्रीका की एक कंपनी और उनके जो डीलर्स है जिनसे कांटेक्ट होता है नेट पे सर्च करके पूरा उनका नाम नाम लिख लिया। लिखेंगे। हाँ, नाम लिखेंगे। नाम क्या लिखा आपने? पूरी रिसीवर डिटेल में क्या लिखा आपने? सर उनका नाम थोड़ा मुश्किल है, एक मिनट। जी, जीशान यू प्लीज। सर उनका नाम मैंने लिखा है रियान, मिस्टर रियान। जीशान यू प्लीज। रिसीवर डिटेल में क्या लिखते हैं? नो। जैन। नहीं लिखा। देन रबीका। यस सर, ने उसका नाम लिखा है कस्टमर का मिस्टर अली। और इसके अलावा रिसीवर डिटेल्स में मैंने साउथ अफ्रीका लिखा है क्योंकि मुझे उनका जो डेजिग्नेशन वगैरह उसका मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि वो क्या लिखना है, इसलिए मैंने साउथ अफ्रीका लिखा था। ओके। और और उसके बाद में हमने डेट लिखी है और उसके बाद जब नो लेटर नो नो, स्टार्ट करें। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिसीवर डिटेल्स। तो अच्छा रिसीवर डिटेल में आपने उसका नाम लिखा और आपने उसके साउथ अफ्रीका लिख दिया। जी सर। एनीवन एल्स जिसने कुछ लिखा हो रिसीवर डिटेल्स में? सर मैंने उनका नाम लिखा है, ओके। उनकी डेजिग्नेशन और ओके, उनकी कंपनी का शाबाश। नाम और उनका जो एड्रेस था केप। वेरी गुड। देखिए, रिसीवर डिटेल में हमने कहा था 4 चीजें आएंगी। कस्टमर का नाम नंबर 1, नंबर 2 उसका डेजिग्नेशन, नंबर 3 उसकी कंपनी का नाम और नंबर 4 उसकी कंपनी का एड्रेस। 4 चीजें आएंगी। कस्टमर नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस। अब नेम में मिस्टर अली नहीं लिखेंगे, बल्कि नाम लिखने का हमने तरीकाकार पढ़ा था। जैसे मिस्टर M.A. जिना, राइट, या मिस्टर M जिना या मिस्टर A जिना। नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। अस्सलाम तो वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एज अ क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं? जी, ये एज क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस पर टेस्ट किया जा सकता ओके सर। है। देखिए, इसके इसके जो रिसीवर डिटेल्स हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख सकें, मैंने शेयर किया। जैसे मैंने यहाँ लिखा मिस्टर A.B. डिविलियर्स। अब इसका डेजिग्नेशन क्वेश्चन पेपर में नहीं आपको बताया होगा, जैसे रेबिका कह रही थी, लेकिन इसका डेजिग्नेशन आपको खुद सोचना है। आपका कस्टमर है, तो कस्टमर में आपसे जो कांटेक्ट करता होगा वो उसका क्या डेजिग्नेशन हो सकता है?
तो कस्टमर की कंपनी में परचेज मैनेजर होगा या कस्टमर की कंपनी में डायरेक्टर होगा या सीईओ होगा? आप बेच रहे हैं, वो खरीद रहा है, तो कस्टमर की कंपनी में जो खरीदने वाला होगा या परचेज मैनेजर होगा उसका डेजिग्नेशन या सीईओ होगा। दोनों में से कोई चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने परचेज मैनेजर लिख दिया। फिर उसके बाद कंपनी का नाम, कोई सा नाम लिख लीजिए, अल्फा लिमिटेड। फिर उसके बाद उसका एड्रेस, कोई सा एड्रेस लिख दीजिए, 5 साउथ लेन, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। इसमें कंफ्यूजन है किसी को तो पूछिए। रिसीवर डिटेल्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सो नो कंफ्यूजन आई बिलीव। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है, जी फराज क्या लिखा? तो नेक्स्ट कंपोनेंट है डेट। डेट के लिए क्या रूल है फराज? सर डेट की रूल है, पहले पूरा हम उसका मंथ लिखते हैं, फिर डेट कॉमा और ईयर। इसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से डेट को मेंशन नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके गुड। कि पूरा मंथ का नाम फुल लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कॉमा फिर ये लिखेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिख रखा February 27, कॉमा 2022। ये रूल है। इसके अलावा एक और रूल हमने डेट का डिस्कस किया था। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स हु कुड टेल मी कि इसके लिए इसके अलावा डेट का हमने एक और रूल डिसाइड किया था। So never use ST, ND, RD and TH. जी बिल्कुल ठीक है, ये बता दिया था फराज ने। अदर देन दिस देयर वाज अ रूल वी हैड डिसाइडेड फॉर द डेट। सही है, हमेशा राइट साइड पे आएगा। एग्जैक्टली इसको हम हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे, राइट अलाइन लिखेंगे। जैसे मैंने जो लेटर लिख रखा आपसे शेयर किया है, आप अगर देखेंगे तो इसमें राइट साइड पे लिख रखा डेट को। फिर हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है सैल्यूटेशन का, यानी कस्टमर को मुखातिब करना। मुखातिब करने के लिए हमने रूल डिसाइड किए थे। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दोज रूल्स? सर पहला तो ये कंप्लेंट ये था कि अगर फॉर्मल लेटर है और नॉन फॉर्मल है तो हम मिस्टर जीना इस तरीके से मेंशन करेंगे, और इनकेस अगर फॉर्मल लेटर के साथ तो सॉरी नॉन फेमिलर है तो मिस्टर जीना करके मेंशन करेंगे। इन केस अगर फेमिलर है तो हम उनको पूरा नाम लिखकर मेंशन करेंगे, डियर M.A. जीना। नो, इसमें हमने ये कहा था, फराज कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। इसमें हमने ये कहा था कि 3 नाम लिखे जा सकते हैं, डियर सर, डियर डिविलियर्स या डियर मिस्टर डिविलियर्स। अगर तो आपको उसका नाम मालूम नहीं है तो डियर सर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये आपका बड़ा कस्टमर है, आपको इसका नाम मालूम होगा, तो अब आपके पास नाम मालूम हो तो 2 चॉइस हैं, या डियर डिविलियर लिख सकते हैं या डियर मिस्टर डिविलियर लिख सकते हैं। अगर उसके लिए फिर आगे इसको सेग्रीगेट करते हैं, तकसीम करते हैं, कि अगर आपकी उसके साथ काफ़ी फेमिलियरिटी है, काफ़ी फेमिलियर है, अच्छी जान पहचान है,
तो फिर आप डियर डिविलियर लिखेंगे, और अगर बहुत फेमिलियर नहीं है, ज्यादा जान पहचान नहीं है, तो फिर डियर मिस्टर डिविलियर लिखेंगे। तो इस केस में क्या लिखना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? डियर मिस्टर डेविड, डियर मिस्टर डिविलियर फराज कह रहे हैं। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? सर क्योंकि परमानेंट कस्टमर और अच्छी जान पहचान है तो मिस्टर डियर डिविलियर्स। देखिए, समझने की बात है कि आप क्वेश्चन में कोई ये बताने नहीं आएगा कि यहाँ पे डियर मिस्टर डिविलियर लिखना है या डियर डिविलियर। क्राइटेरिया रूल हमने डिफाइन किया, अगर अच्छी जान पहचान है तो डियर डिविलियर, और अगर अच्छी जान पहचान नहीं है तो डियर मिस्टर डिविलियर। अब क्वेश्चन में ये भी कोई नहीं आपको डायरेक्टली बताएगा कि अच्छी जान पहचान है या नहीं, ये आपने खुद असेस करना है। जैसे इकरा ने बताया कि इसके साथ हमारा बड़ा कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है। जब बिग कस्टमर हमने लिखा था, वो बिग कस्टमर का लफ्ज बताता है कि आपकी इसके साथ अच्छी जान पहचान होगी, रोज की खतो खताबत होगी, रोज की डिस्कशन होगी, ऑर्डर प्लेस करते होंगे, गुड्स रिसीव करते होंगे, इनवॉइस भेजते होंगे, पेमेंट रिसीव करते होंगे। तो रोज दूसरे दिन कोई ना कोई आपकी इसके साथ कन्वर्सेशन होगी, तो इसका मतलब अच्छी जान पहचान होगी। अगर अच्छी जान पहचान होगी तो फिर डियर डिविलियर से मुखातिब करेंगे। किसी केस में क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। याद रखिए, पेपर में कोई बताने नहीं आएगा आपको। ये आपने जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर लेनी है, उसी ने आपके लिए हेल्पफुल साबित होना है, और उसी ने डिस्टिंग्विश करना है आप लोगों को एग्जाम में कि किसने कितना अच्छा पढ़ा। जैसे यहाँ हमने डेजिग्नेशन लिखा परचेज मैनेजर, ये क्वेश्चन में थोड़े बताएगा। कॉमन सेंस शुड प्रीवेल, या आपने जो प्रैक्टिस की है वो बताएगी, या जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वो बताएगी। सिमिलरली, अब ये अच्छी जान पहचान वाला है या नहीं, ये आपको आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि हमारा रेगुलर कस्टमर है, हमने सीख लिया जो रेगुलर कस्टमर होगा वो अच्छी जान पहचान वाला होगा। फिर इसके बाद इसका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, एनीवन एल्स? पहले सब्जेक्ट के रूल बताएंगे, रूल क्या है। सर सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट होगा वो बोल्ड होगा सर। के एंड इसके अलावा सर लेफ्ट अलाइंड होगा, नॉट अंडरलाइंड होगा, नो फुल स्टॉप होगा इसमें। और एक रूल रह गया, 5 रूल थे हमारे इसमें। नो नो कैपिटल वर्ड सर एक्सेप्ट फर्स्ट। 5 रूल थे, लेफ्ट अलाइन लिखेंगे, बोल्ड लिखेंगे, फिर नो अंडरलाइन, नो फुल स्टॉप, नो कैपिटल लेटर, वर्ड नहीं लेटर, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। तो ये 5 रूल हैं। फिर यहाँ पे जो है इसका सब्जेक्ट लिखना क्या है, हम कोशिश करते हैं कि इसको मुख्तसर लिखें और मुकम्मल लिखें। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है इनविटेशन ऑन एनुअल डे, यानी लेटर पढ़ के रिसीवर को पता चल जाए कि इस लेटर के अंदर क्या होगा, वही हमारा लेटर का सब्जेक्ट होना चाहिए। इनविटेशन ऑन एनुअल डे। इसके बाद बॉडी, बॉडी के लिए आप लोग 3 से 4 जुमले लिखिए, आपके पास 3 से 4 मिनट हैं, 4 मिनट में 3-4 सेंटेंस लिखेंगे अपने पास से, फिर हम डिस्कस करेंगे। 3-4 मिनट में 3-4 सेंटेंस लिखिए इसकी बॉडी के।
जी स्टूडेंट्स, क्या लिखा आप लोगों ने? एनी वॉलंटियर? एनीवन हु कैन टेल? जीशान, क्या लिखा आपने? नो? जैन, यू? जैन रशीद? रबीका? जी सर। क्या लिखा आपने? With due respect, we the ABC company would like to inform you that we are going to organize an annual day of our company on the next month. Date लिखी है मैंने October 4, 2012 from 6 p.m. to 10 p.m. We are inviting our big customers. We are pleased to inform you that cordially invited as chief guest of honor of the program. We will be considered of heartfelt invitation and grace us by granting your auspicious presence in the annual day. एक्सीलेंट। आपकी ग्रामर भी ठीक है और आपने इसमें ठीक लिखा। एक आपने जो पहला जुमला लिखा विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो नहीं लिखेंगे। अगर आपको याद हो कि हमने जो जो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग पढ़े थे, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग होने पड़े थे, उसमें हमने कहा था कि जो अननेसेसरी अल्फाज हैं, अननेसेसरी जुमले हैं, उन्हें नहीं लिखेंगे। अननेसेसरी जुमलों की हमने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी थी, जैसे ये विद ड्यू रेस्पेक्ट है, जैसे थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन है। इस तरह के Okay, जो sir. जुमले हैं वो हम इस तरह के सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। तो ये विद ड्यू रेस्पेक्ट का जो वर्ड है ये नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं बिजनेस राइटिंग को, और इसे हम जो है वो टू द पॉइंट लिखते हैं, कंप्लीट लिखते हैं। तो एक तो ये Okay. सेंटेंस आपने इसमें एडिशनल लिखा, दूसरा इसमें जो है इसमें कंप्लीटनेस मिसिंग है, इसमें कुछ और चीजें लिखनी चाहिए थी, वो डिस्कस करते Okay, हैं हम sir. बाद में। एनीवन एल्स, जी। किसी और ने लिखा हो इस पे? सर जी फराज प्लीज। सर मैंने लिखा है वी हसन अली राइस एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड द बिगर एक्सपोर्टर ऑफ राइस आर सेलिब्रेटिंग द ग्रेट एनुअल डे एज पर आवर कंपनी पॉलिसी इन द नेक्स्ट मंथ डेटेड 3rd October. This celebration will include all the people of all the departments of the country that may exceed of the company that may exceed 100. दूसरा पैराग्राफ we request you to spare some time and please join the celebration with other key management personnel of the company and see our presentation of the company performance. That's how we are committed to serve our customers. Looking for your arrival on time. ओके, इसमें एक तो देखिए, आपने अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन शुरू में लिखा कि वी दिस कंपनी वगैरह वगैरह, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब आप अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म से लिख रहे हैं लेटर और वो आपका बड़ा कस्टमर है, ऑलरेडी आपको जानता है, तो आपको अपना जो इंट्रोडक्शन देंगे वो अननेसेसरी होगा, नंबर वन। नंबर टू, इसमें भी कंप्लीटनेस मिसिंग है, कुछ पहलू मिसिंग है, वो हम डिस्कस करते हैं। एनीवन एल्स, किसी और ने कुछ लिखा हो? जो लोग अब यहाँ क्लास में लिख लेंगे, घर पे लिख लेंगे, बिलीव मी, वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो पेपर में भी लिख सकें। और जो लोग यहाँ नहीं लिख पाएंगे, घर में नहीं लिख पाएंगे, वो पेपर में भी नहीं लिख पाएंगे। और अगर लिखेंगे तो गलती रहेगी, जैसे मैंने इनकी गलती निकाल दी, इनको बता दिया कि आपको क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, आप लोगों की गलती तो बीच में रह जाएगी। फराज, आपकी एक गलती और थी, आपने 3rd अक्टूबर लिखा,
आपको याद होगा कि हमने बोला था कि डेट में RD ST TH ND इस तरह के अल्फाज यूज नहीं करने, राइट? जी सर। हाँ, तो 3 अक्टूबर नहीं लिखेंगे, अक्टूबर 3, 2022। सर जैसे ये चीज तो ऊपर डेट का जो हमारा कॉम्प्लेंट है उसमें मेंशन थी, ये चीज हमारे उसमें भी है, कंटेंट में भी ये चीज फॉलो होगी। जी, जो मैसेज आप किसी लेटर की बॉडी लिखेंगे उसमें भी डेट इसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे। ठीक है सर। तो जो लोग नहीं लिखेंगे ना, आज नहीं लिखेंगे, इस क्लासेस में नहीं लिखेंगे, घर पे नहीं लिखेंगे, वो पेपर में भी लिख नहीं पाएंगे या ठीक तरह से लिख नहीं पाएंगे। कंसिडर इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी राइटिंग को करेक्ट कर सकें। हमारी पहले भी मैंने बोला था कि हमारा सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का है कि हमने जो राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं कर रखी होती। हमने राइटिंग प्रैक्टिसेस को भी रट्टा लगा रखा होता है और उसी रट्टा को हम प्रेजेंट करते हैं पेपर में, उसी के हम हैबिचुअल हैं। यहाँ भी हम रट्टे की चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बुक याद कर लें, कुछ 10 20 25 लेटर्स निकाल के कहीं से ढूंढ के उनको याद कर लें, तो उसका फायदा नहीं होगा, पेपर में उनमें से कोई भी आने वाला नहीं। पेपर में हमेशा नए टॉपिक पे लेटर आता है, तो आप 100 लेटर भी याद कर लेंगे तो उनमें से एक भी नहीं आएगा, नए टॉपिक पे लेटर आएगा। उसके लिए आपको रट्टा नहीं चाहिए, उसके लिए आपको रिटर्न प्रैक्टिसेस चाहिए। एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू राइट, टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ योर रिटर्न कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने कभी इस तरह इस अंदाज में लेटर ना लिखा होगा, ना समझा होगा। बिफा इज अ प्रोफेशनल स्टडी। यहाँ हम आपको बताते हैं कि प्रोफेशन में जाना है तो आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, सिखाते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा ना पहले हमने कभी सीखा होगा लेटर राइटिंग ऐसे, और ना शायद आइंदा कभी सीखेंगे। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी अपनी जो है वो बिजनेस लाइफ या जॉब लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन की प्रैक्टिसेस इंप्रूव हो सकती हैं। शर्त यह है कि आप इसको खुद से लिखना शुरू करें। अगर आज नहीं लिखेंगे तो पेपर में भी ठीक नहीं लिख पाएंगे। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, लेटर मैंने लिख रखा है इसमें। इफ यू गाइस कुड सी इट, क्योंकि आपका बड़ा कस्टमर है, आपने इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। वी अप्रिशिएट योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अस। सर एक छोटी सी बात पूछनी थी। जी पूछिए। जैसे सर ये साउथ अफ्रीका का क्लाइंट है, उसको हमें हम्म लेटर देते हैं सर, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने नाम मेंशन ना किया तो हम नाम कोई भी लिख सकते हैं? कोई भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिविलियर्स लिखा, तो पेपर में क्वेश्चन में थोड़े बताया था, मैंने अपने पास से लिख लिया। आप डियर मिस्टर अली भी लिख सकते हैं, वहाँ अली नाम का बंदा भी कोई ना कोई होगा, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। तो अब इसकी बॉडी में आ जाएं तो सब, चूंकि ये बड़ा कस्टमर है हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट से आगाज करना है बॉडी का। वी अप्रिशिएट योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अस। ये वाला सेंटेंस आप काफी सारे लेटर में लिख सकेंगे। काफी सारे लेटर ऐसे हैं जहां पे ये सेंटेंस लिख सकेंगे आप। आवर कंपनीज एनुअल डे इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन March 15, 2022। या आप इसको लिखेंगे अक्टूबर 15, 2022, क्योंकि आपने यहाँ हमेशा फ्यूचर की डेट डालनी है। बल्कि आप इसको December 15 लिख लीजिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे तो वो नवंबर में हो रहे होंगे। तो प्रैक्टिस में ही हम अपनी फ्यूचर की डेट डालते हैं, December 15, 2022 फ्रॉम 8 PM to 11 PM। अब वेन्यू तो आप दो लोगों ने लेटर बताया, वेन्यू तो बताया ही नहीं किसी ने भी। इट विल बी हेल्ड इन PC लाहौर। पूरा नाम लिख सकते हैं होटल का, रॉयल कॉन्टिनेंटल लाहौर। वी विल इंट्रोड्यूस आर अपकमिंग प्रोडक्ट्स। अब हम चूंकि कस्टमर है हमारा, हम इसे इनवाइट तो कर रहे हैं, साथ में इसे कोई ना कोई इंसेंटिव देंगे, कोई ना कोई लालच देंगे, कोई ना कोई ऐसी बात बताएंगे जो उसको लगे कि मेरे फायदे की है, मुझे इस गेट टुगेदर में, इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम उसको क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या लालच, क्या बेनिफिट, क्या फायदा बता रहे हैं? We will introduce our upcoming products।
हम अपनी आने वाली प्रोडक्ट्स जो है उनकी इंट्रोडक्शन भी देंगे, ओपिनियन शेयरिंग होगी वहाँ पे प्रोडक्ट्स पे, गेम्स होंगी, एंड डिनर। यानी हमने क्या किया, जो हमारा हमारा जो तकरीब है उसका टाइम डेट बता दिया, उसका टाइम बता दिया, उसका वेन्यू बता दिया, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी वो भी बता दी। सिर्फ तीन तीन लाइनों में हमने पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। यानी कंप्लीट लिखेंगे और मुख्तसर लिखेंगे। योर प्रेजेंस विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी टिल December 07, 2022। आप अपनी अवेलेबिलिटी 7 दिसंबर तक कंफर्म कर दीजिए, सो दैट वी मे मेक होटल एंड so that we may book hotel and reserve an air ticket for you। उसको हमने बता दिया कि हम आपके लिए होटल भी बुक करेंगे अगर आप आना चाहेंगे, आपको एयर टिकट भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आने में तो फिर आप 7 दिसंबर तक आ जाइए। अब देखिए सिर्फ हमने 4 लाइनों में ये लेटर लिखा है। आप एज्यूम करें कि इस कस्टमर की जगह पे आप हों, समझिए कि आप ये कस्टमर हों और आपको ऐसा लेटर मिले, तो क्या पढ़ के आपका जहन नहीं बनेगा कि मुझे जाना चाहिए? इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, साथ हमने उसको कह दिया कि अगर आप आएंगे तो हम आपका टिकट भी बुक कर देंगे और आपका होटल भी बुक कर देंगे। ठीक है जी। इसमें बॉडी में किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछिए। सो आई बिलीव नो क्वेश्चन। फिर इसके बाद इसका क्लोजर था, हमने इसको साइन ऑफ कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। इसके लिए हम रूल डिफाइन कर चुके कि अगर हमने ऊपर डियर डिविलियर्स लिखा है तो नीचे इसको काइंड रिगार्ड से क्लोज करना है, और अगर हमने ऊपर इसको एड्रेस किया है डियर मिस्टर डिविलियर से तो फिर हमने इसको योर्स योर्स सिंसियरली से क्लोज करना है। और अगर हमने इसको ऊपर डियर सर से सैल्यूट किया है तो यहाँ योर्स फेथफुली से क्लोज करना है। तो ये जो क्लोज करना है इसका ताल्लुक इसके सैल्यूटेशन से होगा। यहाँ हमने डियर डिविलियर से इसको मुखातिब किया था तो क्लोज करेंगे काइंड रिगार्ड्स के साथ। फिर अपना नाम लिख देंगे और अपना डेजिग्नेशन लिख देंगे। सेंडर का नाम और डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है। यहाँ पे अब डेजिग्नेशन क्या आ सकता है, कोई बता सकता है? यहाँ पे जो लेटर के सेंड करने वाले का नाम हमने लिखा खलील अहमद, इसका डेजिग्नेशन क्या लिखना चाहिए? सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर, एक्सीलेंट। या सेल्स मैनेजर लिख सकते हैं या कंपनी का सीईओ लिख सकते हैं। एक्सीलेंट। यहाँ पे हमारा लेटर कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देख सकें अपने नोट्स या अगर आपको याद हो तो हमने लेटर का 10वां कंपोनेंट लिखा था एनक्लोजर रेफरेंस। वो क्या था? इंक्लूड अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज इंक्लूडेड विद दिस लेटर। यानी इस लेटर के साथ आपने अगर कोई और डॉक्यूमेंट भेजा है तो उसकी एक लिस्ट साथ में लिख देते हैं लेटर के अंदर। ठीक है। तो हमने कहा था कि लेटर में हम कोशिश करेंगे लाजिम एनक्लोजर में कोई चीज़ लिखें, जैसे यहाँ मैंने लिखा है एनक्लोजर में क्या, इनविटेशन कार्ड और नंबर 2 इवेंट शेड्यूल। ठीक। यानी हमारे इस लेटर के साथ ये दो चीज़ें, दो अलग पेज मुंसलिक होंगे, एक इनविटेशन कार्ड होगा और एक इवेंट शेड्यूल। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। सो आई बिलीव इट्स क्लियर टू एवरीवन। फिर इसके बाद देखें, अब एक ब्लू लाइन हमने यहाँ लगा रखी, यहाँ पे लेटर हमारा खत्म हो गया, पेपर में भी लेटर खत्म हो जाएगा, लाइन लगा देंगे। और नीचे हमने लिखा है एजम्पशंस। आप भी लिख सकते हैं एजम्पशंस टू क्वेश्चन नंबर दिस।
assumptions to आपका पेपर में जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 वॉट एवर इट इज, क्वेश्चन नंबर, यानी इस लेटर में हमने कुछ assumptions की हैं। क्या? दिस लेटर इज बीइंग रिटन ऑन कंपनी लेटर हेड। आपको याद होगा कि हमारा जो पहला कंपोनेंट है लेटर का वो ये कि इसको हमने कंपनी लेटर हेड पे लिखना है। अब पेपर में हमारे पास कंपनी लेटर हेड तो मौजूद नहीं है, और हमने एग्जामिनर को बताना भी है कि हम लेटर हेड के बारे में जानते हैं। हमने एग्जामिनर को ये बताना है कि हम लेटर हेड के बारे में जानते हैं, और ये लेटर जो है लेटर हेड पे लिखा जाता है। और यहाँ इसलिए लेटर हेड पे नहीं लिख रहे कि ये एग्जामिनेशन है, ये इसमें नोटबुक पर हमें आंसर शीट प्रोवाइड की है पिपा ने, हमारे पास लेटर हेड नहीं है। ये बात हम उसे बताएंगे कैसे, ये एजम्पशन लिख के, दिस लेटर इज बीइंग रिटन ऑन कंपनी लेटर हेड। जब एग्जामिनर ये पढ़ेगा तो उसे आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट को इस बात का पता है कि ये लेटर लेटर हेड पे लिखा जाना चाहिए था, बट इट्स इन एग्जामिनेशन हॉल और यहाँ पे इसलिए लेटर हेड पे नहीं लिखा गया। वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट मुझे बता रहा है। और दूसरा जो हमने इसमें अजम्पशन, अजम्पशन मतलब मफरूजा, दूसरा अजम्पशन हमने इसमें रिसीवर डिटेल एज्यूम कर ली, उसका नाम ए बी डिविलियर होगा, वो वहाँ पे परचेज मैनेजर होगा, उसकी कंपनी का नाम अल्फा लिमिटेड होगा, उसका एड्रेस 7 साउथ इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका होगा। ये हमने एज्यूम किया था कि हमने अजम्पशन में लिख दिया। तो लेटर लिखने के बाद एनक्लोजर लिखेंगे, एनक्लोजर में एक दो चीज़ें लाजिम लिखेंगे, उसके नीचे छोटी लाइन लगाएंगे, फिर assumptions टू क्वेश्चन नंबर फलां वो लिख के, पहली assumption तो तकरीबन हर लेटर में ये रहेगी, दिस लेटर इज बीइंग रिटन ऑन कंपनी लेटर हेड। तकरीबन हर लेटर में ये assumption रहेगी, तकरीबन, जो आप किसी कंपनी किसी इदारे के प्लेटफॉर्म से लिखते हैं। राइट जैसे हमने लास्ट क्लास में भी एक लेटर लिखा था, इंट्रोडक्टरी सेमिनार हमने कंडक्ट करना था जो होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी ये लेटर कंपनी लेटर हेड पे लिखा जाएगा। और दूसरी assumption आप रिसीवर डिटेल पे लिख सकते हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आप लोगों के रेफरेंस के लिए ये लेटर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप डाउनलोड करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं, बाद में पढ़ भी सकते हैं। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। So I believe it's clear to everyone. ये लेटर मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर नेक्स्ट डे के लिए एक लेटर लिखेंगे, उसका टॉपिक लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा, लेटर लिखिएगा जो आपने घर से लिखना है असाइनमेंट में। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, traffic problems in your city are increasing day by day. Traffic problems in your city are increasing day by day. Full stop. Write a letter to city traffic police officer. Write a letter to city traffic police officer, comma,
intimate him about traffic problems in your city. Intimate him about traffic problems in your city and provide suggestions. I will repeat the question. Traffic problems are increasing day by day in your city. Write a letter to city traffic police officer, comma, intimate him about traffic problems in your city and provide suggestions. यानी आपके शहर में ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जो शहर का ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसे लेटर लिखिए, अपने शहर के ट्रैफिक मसाइल के बारे में बताइए और उनके लिए सजेशन भी दीजिए कि उनको कैसे प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। उसको तजावीज़ भी दें कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। किसी के इसमें क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं। So I believe question is clear to everyone. Let's start our discussion from the book. कल हम डिस्कस कर रहे थे components या elements of communication planning. This was page number 39. अगर आप ओपन कर सकें अपने पास बुक पे, पेज नंबर 39, elements of communication planning. तो इसमें मैं 4 एलिमेंट्स पढ़े थे जो कम्युनिकेशन प्लानिंग के हैं। कम्युनिकेशन के नहीं बल्कि कम्युनिकेशन प्लानिंग के हैं, यानी कम्युनिकेशन करने से पहले हम प्लान करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे की जाए। अगर आप देखें हमने जो लेटर लिखा था तो इसको हमने प्लान किया था साथ साथ कि लेटर कैसे लिखा जाए, इसमें रेफरेंस नंबर क्या होगा, हमने प्लान किया इसमें रेफरेंस नंबर होगा, कैसे लिखा जाएगा, इसमें रिसीवर की डिटेल्स होंगी, कैसे लिखी जाएंगी, नाम क्या लिखना चाहिए, किस अंदाज में लिखना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है, हमारा रिसीवर कौन है, उसका हमारे साथ क्या रिलेशनशिप है। फिर हमने लेटर का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, फिर लेटर का स्टाइल भी हमने देखा कि हमने कहा कि बड़ा कस्टमर है हमारा, इसको हम थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। हमने पहला जुमला लिखा उसमें, वी अप्रिशिएट योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अस, यानी हमने लेटर को एक स्टाइल दिया जो फ्रेंडली स्टाइल था, एप्रिसिएशन का स्टाइल था, क्योंकि ये हमारा बड़ा कस्टमर था, हमारे लिए लाजिम था कि हम इसको खुश रखें, हमारा इसका रिलेशनशिप ऐसा है। तो जो बिजनेस राइटिंग है या बिजनेस कम्युनिकेशन है, इसको करने से पहले हम इस कम्युनिकेशन को प्लान करते हैं। उस प्लान करने के 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव, यानी हमें पता होना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं। 5 ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे, 3 ऑब्जेक्टिव वही थे जो जनरल कम्युनिकेशन वाले थे और 2 ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड हुए थे। एक ऑब्जेक्टिव जो ऐड हुआ था वो टू कंफर्म समथिंग था और दूसरा था टू परसुएड, यानी टू कन्विंस या कायल करना। फिर इसके बाद दूसरा इसमें कंपोनेंट ऑडियंस या रिसीवर का है, यानी हमें रिसीवर के बारे में जान लेना चाहिए कि रिसीवर जो है वो कौन है, उसके पर्सनल फैक्टर्स के बारे में हमें जान लेना चाहिए। वो पर्सनल फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे उसके
कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। जैसे हमने जो लेटर आज लिखा, इसमें हमें पता था हमारा उसके साथ जो कस्टमर का रिलेशनशिप है वो हमारा बड़ा कस्टमर है। हमने अपना लबो लहजा टोन जो है वो उस हिसाब से उसके साथ हमने जो है वो कंसिडर की। फिर वर्क एनवायरनमेंट था, एजुकेशन उसकी क्या हो सकती है, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, एज क्या होगी, फिजिकल कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स उसके, और उसके साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। ये आप लोगों ने उम्मीद है एक बार घर से पढ़ लिया होगा। अगर इसमें किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना हम आगे चलेंगे। सो आई बिलीव नो क्वेश्चन। या तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा है या आप पढ़ते ही नहीं है। तीसरा कंपोनेंट हमारा जो था इसमें कम्युनिकेशन प्लानिंग में, वो स्ट्रक्चर का था। यानी हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन होगी, जो बिजनेस राइटिंग होगी, या हम बोल के या ईमेल में कम्युनिकेशन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो कहता है स्ट्रक्चर में हम देखते हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम मतलब उसका साइज कितना लिखेंगे। अगर आपको याद हो, हमने जो लेटर लिखा उसमें हमने इस बात को मद्देनजर रखा कि हमें कितना लिखना है। मैंने आपको बताया कि इसमें हमें 4 से 5 लाइनें लिखनी है। मैंने आपको बताया इसको मुख्तसर लिखना है। मैंने आपको ये भी बताया कि इसे कंप्लीट लिखना है, किसी पहलू से इसमें मालूमात इंफॉर्मेशन कम ना रह जाए। तो वॉल्यूम के बारे में वो बता रहे हैं हमें, इफ यू गाइस कुड सी ऑन द बुक, always remember that more information is not necessarily better information। याद रखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ज्यादा इंफॉर्मेशन का मतलब बेहतर इंफॉर्मेशन हो। ओनली इंक्लूड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। सिर्फ रेलेवेंट मुतलका इंफॉर्मेशन लिखिए। लेकिन वो ब्रैकेट में लिखा बट एनफ। इसका मतलब ये है कि आप रेलेवेंट लिखने के चक्कर में, काम लिखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो है ज़रूरी इंफॉर्मेशन छोड़ दें। नहीं, एनफ होनी चाहिए। यानी जितनी रिक्वायर्ड है, एनफ का मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कोई इंफॉर्मेशन मिस कर जाए, कम लिख जाए। जैसे हमने लेटर लिखा, उसमें अगर हम उसको वेन्यू नहीं बताएंगे तो ये इनकम्प्लीट मैसेज हो गया। कम मुख्तसर लिखने के चक्कर में हम वेन्यू मिस कर दें, गलत हो जाएगा। मुख्तसर लिखने के चक्कर में हम इसमें जो इवेंट की डिटेल्स लिखना भूल जाएं, फिर गलत हो जाएगा। मुख्तसर लिखने के चक्कर में हम उसको जो है इंसेंटिव बताना भूल जाएं, फिर गलत हो जाएगा। तो मुख्तसर लिखें बट एनफ लिखें कहता है। इनकॉर्पोरेट एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम पहले भी पढ़ चुके चैप्टर 1 में, कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होती है 4 बुनियादों पे, जिनमें पहली बुनियाद जो थी वो एक्यूरेसी थी। एक्यूरेसी हमने वहां पढ़ा था कि जिसमें यानी आपके जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि इनकॉर्पोरेट शामिल कर दीजिए एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मुनासिब हद तक एक्यूरेट हो। यानी जितना आप मुमकिन है आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट लिखिए। जैसे हमने लिखा हमारा जो इवेंट है, एनुअल गेट टुगेदर है, किस डेट को होगा, किस टाइम में होगा, उसका दौरानिया क्या होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर कहीं डाउट हो तो फिर हम उसके साथ अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं। जैसे हमारा जो जो प्रोग्राम है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 9 होगा, यानी थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। जब हम 6 to 9 लिखेंगे इसका मतलब ये रिजिड हो गया 6 to 9। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 6 to 9 का मतलब ये 6 से 9 हमने अप्रॉक्सीमेटली लिखने हैं। चांसेस हैं कि ये 7 से 10 भी हो सकता है, यानी इसके करीब करीब होगा। तो अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब कि जितना आपके बेस्ट नॉलेज में है। For example, a credit controller may need to refer to exact customer invoice amounts, whereas a finance director may only इस एग्जांपल को छोड़ दीजिए बस।
इतना ही काफ़ी है, इनकॉर्पोरेट एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फिर कहता है फॉर लार्ज कम्युनिकेशन, जैसे रिपोर्ट्स हों, बाज़ रिपोर्ट्स होती हैं जो 20, 30, 40 पेजेस पर भी मुश्तमिल होती हैं। तो कहता है कि जो रिपोर्ट्स हों उनको आपको क्या करना है, जो बड़ी कम्युनिकेशन हो उसके लिए क्या करना है, इंक्लूड एन ओवरव्यू एग्जेक्टिव समरी एट द स्टार्ट दैट समराइजेस द की पॉइंट्स एंड कंक्लूजन्स। 1 से 2 पेज की एग्जेक्टिव समरी लिख देते हैं उस रिपोर्ट से पहले, जो समरी बताती है कि ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है, इस रिपोर्ट में क्या काम किया गया, इस रिपोर्ट में क्या इंफॉर्मेशन ली गई, कहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई, और इस रिपोर्ट ने क्या नतीजा अखज़ किया। ये सारी बातें 1 से 2 पेज पे लिखते हैं, उसे एग्जेक्टिव समरी कहते हैं। कब? जब आप कोई बहुत लॉन्ग रिपोर्ट, लार्ज कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कीप द मेन बॉडी ऑफ द कम्युनिकेशन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। कोशिश करते हैं कि जो मेन बॉडी ऑफ कम्युनिकेशन है वो शॉर्ट हो, मुख्तसर हो, टू द पॉइंट हो। जैसे हमने लेटर लिखा था, 4 से 5 लाइनों में हमने उसको मुख्तसर लिखा, सिर्फ 4 से 5 लाइनें लिखी, लेकिन टू द पॉइंट लिखा, कंप्लीट लिखा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं की उसमें। ऐसे लिखा कि वो कस्टमर का दिल करेगा पढ़ के कि मैं पार्टिसिपेट करूं, यानी इफेक्टिव भी होगी कम्युनिकेशन हमारी। फिर इंक्लूड सपोर्टिंग डाटा एंड एग्जांपल्स एज एन अपेंडिक्स, यानी जो हमने साथ में एनक्लोजर लिस्ट है वहाँ पे कहता है अगर आपको कोई एग्जांपल्स देनी हो, कोई सपोर्टिंग डाटा प्रोवाइड करना हो, तो अपेंडिक्स के तौर पे यानी एनक्लोजर लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। सेपरेट द मेन बॉडी ऑफ द कम्युनिकेशन इनटू लॉजिकल यूनिट्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत लंबी है तो फिर क्या करना है आपको कि जो मेन बॉडी है उसके लॉजिकल यूनिट्स बनाने हैं। लॉजिकल यूनिट्स मतलब उसके पैराग्राफ लॉजिक के मुताबिक, अकल दलील के मुताबिक बनाने हैं, सीक्वेंस में, कि ये पैराग्राफ पहले आना चाहिए, फिर इसके बाद ये पैराग्राफ आना चाहिए, फिर इसके बाद ये पैराग्राफ आना चाहिए, ताकि जो बात की कंटिन्यूटी है वो इफेक्ट ना हो। फिर यूज फ्रीक्वेंट हेडिंग्स एंड समरीज, जहाँ पे ज़रूरी हो हेडिंग्स और समरी भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन प्लानिंग के एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट थे, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। स्ट्रक्चर में हम देख रहे थे कि पहला वो पॉइंट कह रहा है वॉल्यूम के बारे में कि हमें कितना लिखना चाहिए। मुख्तसरन बता दूं, वो ये कह रहा है कि हमें कम लिखना चाहिए, लेकिन इतना कम नहीं लिखना चाहिए कि मकसद हासिल ना हो। एनफ लिखना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए, शॉर्ट लिखना चाहिए, और अगर लार्ज रिपोर्ट है तो उसकी एक एग्जेक्टिव समरी लिखनी चाहिए। एग्जेक्टिव समरी बताया कि इसमें क्या डिटेल्स हैं और रिपोर्ट का क्या कंक्लूजन है, और आप उसको एक लॉजिकल अंदाज में आप उसकी ग्रुपिंग करें। फिर दूसरा है सेक्शन एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चर में। द प्राइमरी मैसेज फॉर द कम्युनिकेशन, the primary message for the communication will be the point that directly furthers the objective of the communication and stands alone as a point of its own। कहता है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लंबी बात भी लिख सकते हैं, डिटेल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना कम्युनिकेशन का, उसको आपने स्टैंड अलोन रखना है, उसको बाकी पॉइंट्स के साथ मिक्स नहीं करना। टू हेल्प आइडेंटिफाई द प्राइमरी मैसेज, अगर आप बुनियादी मैसेज जो है आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, एनालाइज अ टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स एंड देन सब टॉपिक्स ऑफ सब टॉपिक्स। अगर कोई डिटेल डिस्कशन हो तो अपने अपने जो कम्युनिकेशन है उसे सब टॉपिक्स में कन्वर्ट करिए। फिर अगर ज़रूरी हो तो सब टॉपिक्स के आगे सब टॉपिक्स बना सकते हैं, लेकिन चीज़ें अलग अलग नज़र आनी चाहिए, हर पॉइंट अलग से एक्सप्लेन हो। ऐसा ना हो कि सारे पॉइंट आपस में मिक्स अप हो जाएं। क्लासीफाई आइडियाज एंड ग्रुप्स देम इनटू लॉजिकल कैटेगरीज, अपने जितने आइडियाज हैं उन्हें क्लासीफाई कीजिए, उनकी ग्रुपबंदी कीजिए, ग्रुप्स में कन्वर्ट कीजिए और उन्हें लॉजिकल तरीके से कीजिए। द हाईएस्ट लेवल ग्रुपिंग रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी मैसेज, यानी जो हाईएस्ट लेवल की ग्रुपिंग है वो प्राइमरी मैसेज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यू कुड अप्रोच दिस बाय रिफ्लेक्टिंग द आइडियाज एंड सब टॉपिक्स इन अ हायरार्की और वाटरफॉल चार्ट, यानी आप उनको तरतीब में भी लिख सकते हैं, यानी जो मेन आइडिया, फिर सब टॉपिक, फिर अगर सब टॉपिक का सब टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेसर इंपॉर्टेंट। तो हम देख रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में पहले उसने कहा वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए,
मुख्तसर लिखना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए। फिर उसके बाद सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, कि आपने कौन सा मटेरियल लिखना है और कितना कौन सा मटेरियल लिखना है और कैसे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि आप उनको ग्रुपिंग करें, डिवाइड करें टॉपिक को सब टॉपिक्स में, और सब टॉपिक्स के सब टॉपिक्स में फिर आप उनको लॉजिकल लॉजिक के हिसाब से, अकल दलील के हिसाब से उन्हें ग्रुपिंग करें और उनकी तरतीब। फिर कहता है ऑर्डरिंग ऑफ द मैसेज, तीसरा पॉइंट सॉरी। Remember that the objective is to communicate a clear message which shows a logical progression of ideas in a balanced fashion. Consider the following. कहता है कि इसमें आपको तरतीब जो है इस अंदाज में देनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर मैसेज दे, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैसेज की तरतीब की बात कर रहा है, ऑर्डरिंग की बात कर रहा है। कैसे? इफ यू नीड टू अट्रैक्ट अटेंशन देन प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेनिफिट फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपको जो रिसीवर है उसकी अटेंशन ट्रैक करनी है, एकदम से अटेंशन ट्रैक करनी है, तो ऐसी बात पहले लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हो और रिसीवर के लिए फायदे की बात हो। इफ द कम्युनिकेशन स्ट्रीम इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, यानी कम्युनिकेशन स्ट्रीम पहले से एस्टेब्लिश है, मतलब आप पहले से ही किसी गुफ्तो शनीद में हैं, पहले जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं इस पे बात पहले से चल रही है। आपने कभी बात की होगी, कोई मैसेज लिखा होगा, ईमेल किया होगा, उसके जवाब में ईमेल आया होगा, उसके जवाब में ईमेल हुआ होगा, फिर उसके जवाब में ईमेल आया होगा, जवाब दर जवाब चल रहे होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्ट्रीम इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। तो पहले से कम्युनिकेशन चल रही है, आप उसके जवाब में कुछ लिख रहे हैं। वो कह रहा है इफ द कम्युनिकेशन स्ट्रीम इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड with curiosity and interest present, then the most persuasive approach, which encourages recall, is to build the message up and present the most important point at the end. आप इस सारे पैराग्राफ को, ये थोड़ा मुश्किल लिखा है, आप इसमें से मुख्तसर लिख लीजिए। इफ द कम्युनिकेशन स्ट्रीम इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देन का लफ्ज लिखिए अपने पास से, देन बाकी सारी लाइनें काट देंगे, एंड वाली लाइन में उसने लिखा प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट द एंड, बस। इफ द कम्युनिकेशन स्ट्रीम इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देन प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट द एंड। बाकी जो लाइंस इसमें लिखी हैं उन्हें याद करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है इफ यू नीड टू डिलीवर बोथ गुड न्यूज एंड बैड न्यूज ऑलवेज स्टार्ट विद द गुड न्यूज। अगर आपको एक ही मैसेज में, एक ही कम्युनिकेशन में, एक ही सेटिंग में गुड और बैड दोनों न्यूज डिलीवर करनी हो तो पहले गुड न्यूज डिलीवर कीजिए। क्यों? दिस प्लेसेस द रेसिपिएंट इन अ मोर एमेनेबल स्टेट ऑफ माइंड फॉर रिसीविंग द बैड न्यूज। इससे क्या होगा कि जो रिसीवर है वो, उसका जहन बैड न्यूज के लिए कदरे बेहतर तैयार हो जाएगा। तो इस पॉइंट में वो डिस्कस कर रहा है कि मैसेज की तरतीब कैसे होनी चाहिए। आमतौर पे कहता है अगर आपको लगता है कि एक दम अटेंशन ट्रैक करने की जरूरत है तो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले लिखेंगे, बेनिफिट यानी जिसमें रिसीवर का बेनिफिट हो वो बात पहले लिखेंगे। फिर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रीम ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात एंड में लिखेंगे। फिर कहता है अगर गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ हो तो कोशिश करेंगे पहले गुड न्यूज़ दें, यानी उसकी तरतीब बता रहा है। इसके अलावा कह रहा है अदर लॉजिकल मैसेज ऑर्डरिंग टैक्टिक्स इंक्लूड क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइमलाइन के हिसाब से, यानी पहले ये हुआ, फिर ये वाकया हुआ, फिर ये वाकया हुआ, फिर ये वाकया हुआ, उस तरतीब के हिसाब से। यानी 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, 1929 में कायदे ने 14 नकात पेश किए, 1940 में करारदाद मकासद जो है वो पास हुई, 1947 में पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। ये क्रोनोलॉजिकल स्ट्रीम है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तारीख के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से, डेट के हिसाब से। तो आप इस तरतीब में भी लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग हम समझते हैं उर्दू में पढ़ते हैं उसे तरतीब नज़ूली, यानी इम्पोर्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बात शुरू में, उससे कम इम्पोर्टेंट फिर बाद में, उससे कम इम्पोर्टेंट बाद में, और लीस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे कम अहम बात जो है वो एंड में लिखें। या अगले पॉइंट में कहते हैं इम्पोर्टेंस
असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे कम अहम बात पहले, लीस्ट इंपॉर्टेंट बात पहले, फिर उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, फिर उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और सबसे एंड में सबसे अहम बात लिखी जा सकती है। ये भी एक तरतीब हो सकती है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, यानी आप यूं कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉम्प्लेक्स हो, तो सबसे पहले सादा आइडिया से स्टार्ट करें, सिंपल आइडिया से, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेते चले जाइए। फिर कैजुअलिटी के हिसाब से, डिस्क्राइब अ चेन ऑफ इवेंट्स, a rise in interest rate will put a skews on interest payments, which will result in a reduction in dividend payments, which could result in a shareholders backlash and so on। यानी चेन ऑफ इवेंट्स के हिसाब से कि अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, अगर इंटरेस्ट रेट में मार्कअप में बैंकों की शरह सूद में इजाफा होगा, तो इससे क्या होगा कि किसी भी कारोबार के लिए इंटरेस्ट की अदायगी ज़्यादा करनी पड़ेगी उससे। जब कारोबार इंटरेस्ट की अदायगी ज़्यादा करेंगे तो उनका मुनाफा कम हो जाएगा, और अगर उनका मुनाफा कम हो जाएगा तो शेयर होल्डर्स को कम मुनाफा मिलेगा, और अगर शेयर होल्डर्स को कम मुनाफा मिलेगा तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी एक एक चेन ऑफ इवेंट्स के हिसाब से भी आप बात को बयान कर सकते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी कि इंटरेस्ट रेट बैंक अगर इंक्रीज करें तो उससे शेयर होल्डर्स को क्या नुकसान हो सकता है, या कैसे नुकसान हो सकता है। अगर हम पाकिस्तान में बड़ी गाड़ियों की इंपोर्ट्स जो हैं उनसे पाबंदी हटा देंगे तो ज़्यादा गाड़ियां इंपोर्ट होंगी, ज़्यादा गाड़ियां इंपोर्ट होंगी तो फिर हमें ज़्यादा पेमेंट्स अदायगियां करनी पड़ेंगी, और जितनी अदायगियां होंगी वो डॉलर्स में होंगी। जब हम डॉलर में ज़्यादा अदायगियां करेंगे तो हमें उसके लिए ज़्यादा डॉलर दरकार होंगे, और अगर हमारे पास एक्सपोर्ट कम होंगी, कम डॉलर होंगे, ज़्यादा डॉलर्स की अदायगियां करनी होंगी, तो फिर हमें डॉलर खरीदने पड़ेंगे। जब हम डॉलर खरीदने जाएंगे तो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा और पाक रुपी का रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब इंपोर्ट्स का इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे होता है। तो ये कैजुअलिटी के हिसाब से बात की ऑर्डरिंग। हमने पढ़ा आपकी कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके 3 पॉइंट थे। एक आपका पॉइंट था उसमें वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम क्या हो, दूसरा पॉइंट था सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, और तीसरा पॉइंट था उसकी ऑर्डरिंग का। एक बार 5 मिनट में आप इसे पढ़ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। यू गाइस आर 5 मिनट्स टू रीड इट आउट।
जी स्टूडेंट्स, इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन किसी का? सो आई बिलीव इट्स क्लियर टू एवरीवन। आप स्ट्रक्चर की एग्जांपल ऐसे ही ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने लेटर लिखा, उसमें हमने तरतीब रखी, पहले रेफरेंस नंबर आएगा, फिर उसके बाद रिसीवर डिटेल आएंगी, उन्हें इकट्ठा ग्रुप करके लिखेंगे, उसमें चार बातें होंगी, उसका नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, एड्रेस, फिर डेट आएगी, कैसे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, कैसे लिखेंगे, फिर बॉडी आएगा। ये उसका सारा स्ट्रक्चर था, उसकी तरतीब थी, ऑर्डरिंग थी, उसमें कितना लिखना है वो उसका वॉल्यूम था। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है इसमें वो स्टाइल है। हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्लानिंग। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्लानिंग चार थे। ऑब्जेक्टिव यानी क्या मकसद हो सकता है। नंबर दो, ऑडियंस यानी आपका रिसीवर कौन है, उसके बारे में आपको किन किन बातों को जान लेना चाहिए। तीसरा था स्ट्रक्चर, यानी आप जो लिखें उसको कैसे लिखें, उसकी तरतीब क्या हो, उसके उसके उसमें कितना लिखना चाहिए। और चौथा है स्टाइल। स्टाइल को कहता है कि कम्युनिकेशन स्टाइल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यूजिंग द राइट वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर टू अचीव योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टू अचीव योर मैसेज ऑब्जेक्टिव। यानी ये स्टाइल का ताल्लुक है अल्फाज के चुनाव से और उस आपकी बात के अंदाज से। क्या आप अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करें, बात का अंदाज ऐसा हो कि आप अपने मैसेज का ऑब्जेक्टिव हासिल कर लें, कम्युनिकेशन का मकसद हासिल कर लें। जैसे हमने लेटर लिखा कस्टमर को साउथ अफ्रीका में, हमारा मकसद क्या था, कस्टमर पार्टिसिपेट करे हमारे एनुअल गेट टुगेदर में। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये अचीव करना है, इस अंदाज में बात लिखेंगे, इस स्टाइल में लिखेंगे, अल्फाज का चुनाव ऐसा करेंगे। तो हमने ऐसा ही किया। हमने उसको लिखा कि वी अप्रिशिएट योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अस। हमने उसको ऑफर किया कि हम आपको एयर टिकट भी देंगे, हमने उसको ऑफर किया कि हम आपका जो होटल में स्टे भी अरेंज करेंगे। तो ये पूरा स्टाइल था, टोन था हमारा, लबो लहजा था हमारा इस अंदाज का कि कस्टमर जो है वो परsuade हो जाए, कायल हो जाए और वो एग्री कर ले हमारे साथ हमारे हमारे गेट टुगेदर में शामिल होने के लिए। तो हमारा कम्युनिकेशन का ये मैसेज का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ द स्टाइल इंक्लूड, स्टाइल में कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, कौन सी बातें हैं। टोन, द ओवरऑल इफेक्ट दैट इज क्रिएटेड, यानी आप लबो लहजा कह सकती। वोकेबलरी एंड सिंटैक्स यानी अल्फाज का चुनाव आपका। और इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी यानी उसमें कोई इंटरेस्ट की चीज हो जाए रिसीवर के लिए। जैसे हमने उसमें लिखा था कि इस इवेंट में हम जो है वो अपकमिंग प्रोडक्ट्स को का इंट्रोडक्शन भी देंगे। अब बिजनेसमैन को समझ आनी चाहिए कि अपकमिंग प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन होगा। तो अगर मैं मुझे जल्दी पता चल जाएगा बाकी लोगों की निस्बत, तो मैं अपनी जल्दी उन प्रोडक्ट्स पे काम कर सकूंगा। मैं बुक करवा दूंगा, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, मैं आगे अपनी मार्केट में उनकी स्पेस क्रिएट कर दूंगा। तो उसके लिए इंटरेस्ट का एक एलिमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें मिलके हमारा कम्युनिकेशन का स्टाइल बनती हैं। टोन कहता है कॉन्शियसली एम फॉर अ वार्म एंड फ्रेंडली yet simultaneously firm and honest tone। कहता है कॉन्शियसली यानी इरादतन आप आप एम करें कि आप जो है वो वार्म यानी और फ्रेंडली यानी दोस्ताना और गर्मजोशी से आपकी टोन का इजहार होना चाहिए। आपकी टोन जो है वो गर्मजोशी का इजहार करती हो, दोस्ताना अंदाज का इजहार करती हो। येट लेकिन कहता है साथ ही साथ, साइमल्टेनियसली साथ ही साथ, फर्म एंड ऑनेस्ट टोन मजबूत भी हो। ऐसा नहीं कि दोस्ताना अंदाज में या गर्मजोशी में आप इतना आगे चले जाएं कि जो रिसीवर है उसे लगे कि ये तो जो है बंदा फालतू का है, ठीक है, ये चापलूसी में है, या ये बंदा जो है मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हो गया हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि आप वार्म टोन रखें, अपनी फ्रेंडली रखें, लेकिन फिर भी आपका लबो लहजा मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको लगे कि मैं ही सबसे अहम हूँ। फिर एक्सप्रेस आइडियाज पॉजिटिवली रादर देन नेगेटिवली। जो अपनी बात है उस बात को पॉजिटिव अंदाज में कहिए, भले बात नेगेटिव ही हो। जैसे मिसाल के तौर पे कहता है कि कस्टमर ने आपके पास आपसे अप्रोच किया, आपसे कोई चीज़ें मांगी और आपके पास नहीं है, तो आप दो अंदाज में ये बात को कह सकते हैं कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। पहला कहता है आप कह सकते हैं वी आर आउट ऑफ स्टॉक, हमारे पास नहीं है। ये बात नेगेटिव अंदाज है।
आप इसी बात को इस तरह से भी कह सकते हैं, वी विल बी गेटिंग न्यू स्टॉक ऑन टुमारो, नया स्टॉक हमारा कल आ रहा है। दोनों बातों का मतलब यही है कि हमारे पास इस टाइम स्टॉक नहीं है, लेकिन पहला दोनों बातें जो है वो नेगेटिव ही हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। बात वही है कि नेगेटिव है, पैगाम मैसेज नेगेटिव है, हमारे पास स्टॉक नहीं है। लेकिन जो पहला अंदाज है बात कहने का, वो अंदाज भी नेगेटिव है। जो दूसरा अंदाज है वो पॉजिटिव अंदाज है। नेगेटिव बात को कहने का, नेगेटिव मैसेज को कहने का पॉजिटिव अंदाज है। वी विल बी गेटिंग न्यू स्टॉक ऑन टुमारो। फिर कहते हैं मूड का ख्याल करें आपके। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर वेदर इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू से राइट द रिपोर्ट और रादर विल यू राइट द रिपोर्ट प्लीज। यानी जो रिसीवर है उसके मूड का, इसका हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आइडिया होता है कि हम किसी, जैसे किसी रिलेटिव, किसी भाई से, किसी फैमिली मेम्बर से मुखातिब हों तो मुख्तलिफ औकात में हम मुख्तलिफ अंदाज में मुखातिब होते हैं। हम उसके मूड का ख्याल करते हैं। यानी हमें अपने फादर से कोई बात करना हो, कोई फेवर लेनी हो, तो हम देखते हैं कि जब अच्छा मूड होगा तो जब ये बात करेंगे। पैसे लेने हो, हम कोशिश करते हैं कि जब अच्छा मूड होगा तो पैसों की बात अच्छे मूड में करेंगे। मदर से कोई फेवर लेनी हो तो हम मदर के मूड का इंतज़ार करते हैं, अच्छा मूड होगा तो फिर हम बात करेंगे। या किस अंदाज में बात करनी चाहिए मूड के मुताबिक। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पे कहते हैं कि आप यूँ भी कह सकते हैं राइट द रिपोर्ट, या आप यूँ भी कह सकते हैं विल यू राइट द रिपोर्ट प्लीज। यानी आप रिसीवर के मूड को मद्देनजर रखते हुए अपने अल्फाज का चुनाव। फिर कहते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल। सर मूड में ये भी हो सकता है ना कि अगला बंदा जिस मूड में उसी मूड में उस बंदे के साथ मतलब बातचीत करनी चाहिए, यानी उस मूड को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करनी चाहिए। अपने अल्फाज का चुनाव उसके मूड को मद्देनजर रखता हुआ करना चाहिए। यानी आपको अपने भाई से कोई फेवर लेनी है, इस वक्त उसका मूड ख़राब है, तो और आपने बात भी अभी करनी है, लाजिम करनी है, तो फिर आप केयरफुल अल्फाज के साथ बात करेंगे ना, यार देखो मेरी बात सुनो, ऐसा करके ऐसा कर ले। लेकिन अगर उसका मूड नॉर्मल है तो फिर आप कैजुअल तरीके से, कैजुअल अंदाज में भी बात कर सकते हैं। फिर कहते हैं पर्सनल वर्क और इम्पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूँ कहें यू विल रिसीव अ 3% पे राइज, आपको 3% सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, वर्सेस इसके मुकाबले में इट हैज़ बीन एग्रीड बाय द बोर्ड दैट एम्प्लॉइज विल रिसीव अ 3% पे राइज। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एग्री किया कि एम्प्लॉइज को 3% पे राइज मिलेगा। तो आप जो है इस बात को मद्देनजर रखें कि आप कम्युनिकेशन में थोड़ा पर्सनल टच दे दें। फिर उसके बाद एम्फेसिस। अ नंबर ऑफ टेक्निक्स एग्जिस्ट सच एज एक्सेंटिंग स्पोकन वर्ड्स और पॉजिंग बिफोर अ की पॉइंट, अंडरलाइनिंग और एम्बोल्डिंग रिटन मैसेजेस और रिपीटिंग कीवर्ड्स। यानी आपकी टोन जो है उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जो इम्पोर्टेंट बात होती है आप उसे उस पर जोर देते हैं। अगर आप लिख के कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमने देखा होगा कि कुछ अल्फाज को बोल्ड लिखा जाता है। जैसे हमने अपने लेटर में हमने मेंशन किया कि सब्जेक्ट को बोल्ड लिखेंगे, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया जाता है, कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जाता है। ये रिटन कम्युनिकेशन में है। और ओरल कम्युनिकेशन में वर्बल बोल के जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है कि हम अ, जो इम्पोर्टेंट बात हो उस पर एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं। कैसे कि उससे पहले कुछ वक्फा ले लेते हैं, किसी की पॉइंट से पहले रुक जाते हैं, ताकि इंसान के जहन में जो पिछली बातें हैं वो रिफ़्रेश हो जाएं, निकल जाएं, उसकी उसकी रैम से आउट हो जाए और हम वक्फा लें, उसकी रैम खाली हो जाए, फिर हम अगली और इम्पोर्टेंट बात करें। फिर जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसे एक दो बार आप रिपीट कर देते हैं, ऐसा भी होता है। यानी आपको एम्फेसिस करना होता है इम्पोर्टेंट बात पे। ये भी टोन का एक पहलू है। फिर कहता है वोकेबलरी एंड सेंटेंस, यानी अल्फाज का चुनाव। अप्रोप्रिएट वोकेबलरी विल इंक्लूड वर्ड्स दैट आर फेमिलियर एंड अंडरस्टैंडेबल। आप कौन सी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो फेमिलियर हैं, जिनसे जान पहचान है, समझ में आते हैं, क्लियर हैं, एंड स्पेसिफिक, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। अवॉइड वर्ड्स दैट कुड बी अनफेमिलियर, वेग, ambiguous, emotional and subjective।
इन शॉर्ट यूज किस प्रिंसिपल, ये हमने पहले पढ़ लिया, कीप इट सिंपल, यूज सिंगल वर्ड, द शॉर्टर द बेटर रादर देन वर्बल वर्बोज डिस्क्रिप्शंस। जैसे कहता है कि से लार्ज, लार्ज कहिए इंस्टेड ऑफ नॉट इनकंसिडरेबल, यानी नॉट इनकंसिडरेबल की बजाय आप लार्ज का लफ्ज इस्तेमाल करें। सब्सिक्वेंट टू की बजाय आफ्टर का लफ्ज इस्तेमाल करें। तो इस पे हम वोकेबलरी और सिंटेक्स पे पहले भी जो हम पढ़ चुके, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, वहाँ पर भी हम पढ़ चुके। यूज सिंपल रादर देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ensuring paragraphs are not too large। ये भी हम पहले पढ़ चुके उसमें, रिटन कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। फिर कहते हैं इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी। इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी में इन डिटेल, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी गुफ्तगू में कोई फैक्ट्स बयान कर दें, कोई फिगर्स बयान कर दें, कोई एग्जांपल्स बयान करें, ताकि जो रिसीवर है उसको बात में दिलचस्पी महसूस हो। ये ख़ास तौर पे ये पॉइंट रेलेवेंट है ओरल कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन में तो इतना रेलेवेंट नहीं है, बट ओरल कम्युनिकेशन में ये रेलेवेंट है कि आप कोई स्टैटिस्टिक्स यानी कोई फिगर बयान कर दें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम इतनी है, और जो दुनिया की पर कैपिटा इनकम वो एवरेज इतनी है। तो इससे इंटरेस्ट बन जाता है, सुनने वाले को बात आसानी से समझ आती है। पाकिस्तान की इंपोर्ट लास्ट ईयर में 75 बिलियन डॉलर्स थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लास्ट ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 30 बिलियन डॉलर्स थी। तो पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन 45 बिलियन डॉलर्स का था। यानी पाकिस्तान के पास 30 बिलियन डॉलर आने थे, पाकिस्तान ने 75 बिलियन डॉलर की अदायगी करनी थी। दरामदात की मद में 45 बिलियन डॉलर शॉर्ट थे। उसमें से हमने 30 बिलियन डॉलर हमें जो हमारे जो एक्सपैट्रिएट दूसरे मुल्कों में लोग रहते हैं उन्होंने भेज दिए। तो 15 बिलियन डॉलर जो हम शॉर्ट रहे, जिसकी वजह से हमें कहीं से डॉलर अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये फिगर्स जब आप अपनी बात में इन्वॉल्व करते हैं तो लोगों की दिलचस्पी बन जाती है। आप फैक्ट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप इसमें कोई एग्जांपल्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, एनालॉगी यानी तशबीहात का इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़ाक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लोगों की दिलचस्पी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल बनती हैं। हम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ लोगों की कम्युनिकेशन का अगर एनालिसिस करें, मिसाल के तौर पे आप शाम में देखें टीवी पे मुख्तलिफ टॉक शोज होते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के लोग या मुख्तलिफ एनालिस्ट जो हैं वो शामिल होते हैं। हर जो स्पीकर है उसकी एक अलग टोन होती है जिससे वो पहचाना जाता है। हर स्पीकर की अलग टोन होती है, उसकी बात में दिलचस्पी का एक एलिमेंट अलग से नजर आएगा। हम जान लेते हैं कि ये फलां बंदा बात कर रहा है उसे देखे बिना भी, इसलिए कि हर बंदे की बात करने की टोन, उसका स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोगों की बात में फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, कुछ की बात में तंज होगा, कुछ की बात में मिजाह होगा, कुछ की बात में जो है वो फजूलियात होंगी। तो उससे आप अंदाजा लगा लेते हैं कि किस बंदे की जो कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें ह्यूमर का आता है। कहता है इसमें आप तंज़ मज़ाक भी अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी, इसका ताल्लुक भी जो है वो औरल यानी बोल के की गई कम्युनिकेशन से है। लेकिन इसमें हमें केयरफुल रहने की जरूरत ऐसे होती है कि आप बाज़ औक़ात मिज़ाह की बात करते हैं लेकिन सुनने वाला उसे मिज़ाह नहीं समझता, वो उसे एक सीरियस गुफ्तगू समझ लेता है, जिसके नतीजे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में ख़ास करके आपको जो ह्यूमर है उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत केयरफुल और कॉशियस रहने की ज़रूरत होती है। फिर कहते हैं परसुएशन। परसुएशन परसुएड से है, परसुएड हम पढ़ चुके हैं, यानी किसी को अगर आपने कायल करना हो तो फिर आपको किस अंदाज से बात करनी चाहिए, टैक्टफुली बात करनी चाहिए। जैसे हमने एक लेटर लिखा, हमने उसमें परसुएड करना था, कायल करना था अपने कस्टमर को कि वो हमारे एनुअल गेट टुगेदर में शरीक हो। तो हमने उसमें इस तरह की टोन और इस तरह का लबो लहजा अल्फाज का चुनाव इस तरह का रखा कि उसको हम कायल कर सकें, वो आमादा हो जाए हमारे हमारे गेट टुगेदर में शामिल होने के लिए।
5 मिनट हैं, आप ये स्टाइल को पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो फिर डिस्कस करें।
सिस्टम पॉलिसी लगाते हैं तो अकाउंट स्टार्ट किए पता नहीं हमारी कॉस्ट भी 500 से अबव थी लेकिन अभी मैंने कम कर दिया ना मैं आपको बताता हूँ अभी ऐसा हुआ है कि किसी बंदे Zishan Ali, can you please turn off your mic? को देखते आपने खोला तो नहीं है अकाउंट को मॉर्निंग में तो कुछ किया तो नहीं था ना एडिट वगैरह या एडिट नहीं है ये एक्टिवेट हो जाएगा मैं सुबह में Zishan, can you please turn off your mic? ये है कि कोई मैंने पता नहीं कोई लगाया है जो अकाउंट रिलेटेड ट्रांसफर फ्रॉम वेंडिंग पॉलिसी कोई बिजनेस की पॉलिसी लगा दिया उस वजह से सस्पेंड कर दिया किसी को मैं एक्टिवेट कर दूंगा वो मतलब लेकिन कोशिश की एक घंटा में कितने जी स्टूडेंट्स, किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन हो इसमें? Anyone having any question? So I believe no question at all. Any question about today's discussion? लेटर राइटिंग से किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं. सर वो लेटर का भेज दें क्वेश्चन ग्रुप में ना. क्वेश्चन लिखवा नहीं दिया था मैंने. Should I write it in the group? चलिए मैं इसको ग्रुप में भी लिख देता हूँ. Any other question? No? So that's all for today. See you by the next week. Take care of yourself and Allah Hafiz. बाकी परेशान होने की बात नहीं होगी अभी देखिए हमारा
अभी ये अभी आपको थोड़ा सा टाइम दे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को अकाउंट दोबारा को हो जाएगा। लेकिन इसमें ये देखिए